नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की एकदम डिटेल क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड की क्लासिफिकेशन को 4 मेजर बेसिस पर समझेंगे। फर्स्ट, म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जैसे कि ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल फंड्स। सेकेंड, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टाइल के बेसिस पे, जैसे कि एक्टिव और पैसिव मैनेज फंड्स। थर्ड, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स के बेसिस पे, जैसे इक्विटी फंड, फिक्स्ड इनकम, मनी मार्केट, गोल्ड फंड, इंटरनेशनल फंड्स। और फोर्थ, सेबी के म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगराइजेशन के बेसिस पे। सेबी जो म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर है, उसने म्यूचुअल फंड को 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है: इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड एंड अदर फंड्स। और हाँ, हम हर एक कैटेगरी की सब कैटेगरी पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इक्विटी फंड्स के अंदर 11 सब कैटेगरी है, जैसे कि मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप, वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड, फोकस्ड फंड, सेक्टोरल फंड्स एटसेट्रा। डेट फंड में 16 सब कैटेगरीज है, जैसे कि ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, गिल्ड फंड एटसेट्रा। हाइब्रिड फंड के 6 सब कैटेगरीज है, उसको भी कवर करेंगे, जैसे कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस्ड हाइब्रिड, एग्रेसिव हाइब्रिड, डायनामिक जिसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी कहा जाता है, मल्टी एसेट फंड और आर्बिट्रेज फंड। इसके अलावा सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड जैसे कि रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रन फंड को भी डिस्कस करेंगे। ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड्स, रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनविट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और नए फंड्स जैसे कि स्मार्ट बीटा फंड्स और क्वांट फंड्स पर भी हम बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको हर एक म्यूचुअल फंड के टाइप और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में एकदम डिटेल में पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा और आपके इन्वेस्टमेंट नॉलेज को एक नए लेवल तक ले जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बेटर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल अर्निक फाइनेंशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए म्यूचुअल फंड की क्लासिफिकेशन को देखते हैं। म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहले हमने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें ग्रोथ फंड्स, इनकम फंड्स और लिक्विड फंड शामिल था। इनके नेम से ही स्कीम्स के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का पता चल जाता है। अब हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को और किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखते हैं। म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। इनमें 2 मेन टाइप्स है, ओपन एंडेड फंड्स एंड क्लोज एंडेड फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स, ये फंड्स हमेशा खुले होते हैं, मतलब जब भी आप चाहें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे अपने यूनिट्स को वापस बेच सकते हैं। ये फंड्स कभी बंद नहीं होते। जितने लोग इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए नए यूनिट्स क्रिएट किए जाएंगे और जो एग्जिट करेंगे उनके यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। क्लोज एंडेड फंड, ये फंड एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए होता है। जब फंड लॉन्च होता है तब से एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट तक चलेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। इन्वेस्टर्स इस पीरियड के दौरान यूनिट्स बाई कर सकते हैं पर फंड की मैच्योरिटी के बाद एग्जिट नहीं कर सकते। इनके अलावा कुछ और वेरिएंट्स हैं जो बाद में डिस्कस करेंगे। क्लोज एंडेड फंड्स जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज पे उनका लिस्टिंग करना कंपलसरी होता है, ताकि इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी मिल सके। NFO के बाद अगर किसी को यूनिट्स खरीदनी है या बेचनी है तो उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर सेलर या बायर ढूंढना पड़ेगा। स्कीम का यूनिट कैपिटल पोस्ट NFO स्टेबल रहता है, क्योंकि बाइंग और सेलिंग जो हो रही है वो स्टॉक एक्सचेंज पे हो रही है, स्कीम के साथ नहीं। स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शंस का प्राइस NAV से अलग हो सकता है, जो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। अक्सर यूनिट्स जो है वो NAV से डिस्काउंट पर ट्रेड होती है, क्योंकि बायर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस है और सेलर्स के पास यूनिट है। आइए अब हम लोग इंटरवल फंड्स को देखते हैं। इंटरवल फंड ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम का कॉम्बिनेशन होते हैं। ये ज़्यादातर क्लोज एंडेड होती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंटरवल्स पर ओपन एंडेड बन जाती है। जैसे एक इंटरवल स्कीम हर साल जैन 1 से लेके 5 के बीच और जुलाई 1 से लेके जुलाई 5 के बीच ओपन एंडेड बन सकती है। इसका फायदा ये है कि इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज पर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होते यूनिट्स को खरीदने या बेचने के लिए। जब इंटरवल स्कीम ओपन एंडेड बनती है तो उस पीरियड को ट्रांजैक्शन पीरियड कहते हैं, और जब ये बंद होती है और अगले ट्रांजैक्शन पीरियड तक बंद रहती है तो उसे इंटरवल पीरियड कहते हैं। ट्रांजैक्शन पीरियड कम से कम 2 दिन का और इंटरवल पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का हो सकता है।
रिडेम्पशन या रीपर्चेस सिर्फ ट्रांजैक्शन पीरियड के दौरान ही अलाउड है। क्लोज एंडेड और इंटरवल फंड्स की यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, लेकिन उनमें लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं होती है। ट्रेड होने पर भी प्राइस अक्सर नैव से डिस्काउंट पर होता है, जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक ऐसी इनोवेशन है जो लिक्विडिटी इश्यूज को एड्रेस करती है। इनका मार्केट प्राइस नैव के बहुत नज़दीक होता है, जिससे इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट्स का एक्चुअल वैल्यू मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स म्यूचुअल फंड स्कीम है जो स्टॉक एक्सचेंज पर बिल्कुल स्टॉक्स की तरह ट्रेड होती है। ये फंड्स आमतौर पर किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं या एक फिक्स्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, इसलिए ये पैसिव नेचर के होते हैं। ETF एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह ही होती है, लेकिन इनमें एक बड़ा डिफरेंस ये है कि ओपन एंडेड फंड में एक ही नैव होता है, जिससे सारे ट्रांजैक्शन एंड ऑफ द डे होते हैं, जबकि ETF में पूरे दिन ट्रेड होती है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर के पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती है और अलग अलग प्राइसेस पर एंट्री या एग्जिट करने का मौका होता है, बिल्कुल किसी दूसरी लिस्टेड सिक्योरिटीज की तरह। ETF से इन्वेस्टर को एडिशनल लिक्विडिटी मिलती है और दिन भर में होने वाले प्राइस चेंजेस का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट कर सकती है और नैव से बड़ा गैप भी आ सकता है, इसलिए इन्वेस्टर को अपने ट्रांजैक्शन के प्राइस पर अच्छे से नज़र रखनी चाहिए। ETF में इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान है, क्योंकि इन्हें बिल्कुल स्टॉक की तरह खरीदा जा सकता है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी इतना छोटा होता है कि कोई भी इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में इन्हें इंक्लूड कर सकता है। जो इन्वेस्टर ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन करते हैं और उनके पास डीमैट अकाउंट है, तो वो आसानी से ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है जब बात ETF के इंडेक्सेस की होती है, जिससे इन्वेस्टर के पास अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आजकल म्यूचुअल फंड्स भी अलग अलग स्ट्रेटेजीज के साथ ETF लॉन्च कर रहे हैं, जैसे गोल्ड ETF के बाद रिसेंटली सिल्वर ETF भी सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है, जो मेनली सिल्वर या सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, जिसे सेबी टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करता रहता है। आइए अब म्यूचुअल फंड्स का क्लासिफिकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से देखते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक एक्टिवली मैनेज फंड्स, दूसरा पैसिव फंड्स। एक्टिवली मैनेज फंड्स, ये फंड्स में फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरह के इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन ये ब्रॉड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अंडर ही होता है। फंड मैनेजर की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इन फंड्स को मैनेज करने का खर्चा भी ज़्यादा होता है। इन्वेस्टर्स को उम्मीद होती है कि ये फंड्स मार्केट से बेटर परफॉर्म करेंगे। और पैसिव फंड्स, ये फंड एक स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे S&P, BSE, सेंसेक्स या निफ्टी। मतलब अगर फंड सेंसेक्स को ट्रैक कर रहा है तो ये सिर्फ उन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा जो सेंसेक्स का हिस्सा है और वही प्रोपोर्शन फॉलो करेगा। इन फंड्स का परफॉर्मेंस इंडेक्स के साथ मैच करता है और इनका पर्पस मार्केट से बेटर परफॉर्म करना नहीं होता। ये स्कीम्स को इंडेक्स फंड भी कहते हैं, क्योंकि इनमें पोर्टफोलियो इंडेक्स से ही डिसाइड होता है। फंड मैनेजर का रोल बहुत कम होता है और इसीलिए इनको मैनेज करने का खर्च भी बहुत कम होता है। अब आइए म्यूचुअल फंड्स की क्लासिफिकेशन उनके इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स के हिसाब से देखते हैं। म्यूचुअल फंड्स को उनकी इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड स्कीम अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है ये बताता है। ये क्लासिफिकेशन कुछ कैटेगरीज में होती है, जैसे इक्विटी फंड्स, ये फंड्स स्टॉक या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स्ड इनकम फंड, ये फंड्स बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। मनी मार्केट फंड, ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड फंड, ये फंड्स गोल्ड या गोल्ड रेटेड एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। इंटरनेशनल फंड्स, ये फंड्स फॉरेन मार्केट और इंटरनेशनल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये क्लासिफिकेशन और भी स्पेसिफिक हो सकती है, जैसे इक्विटी फंड्स को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डिवाइड किया जाता है। डेट फंड को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट डेट फंड में भी डिवाइड किया जाता है। इस तरह से इन्वेस्टर को पता चल जाता है कि उनका पैसा किस टाइप के एसेट में इन्वेस्ट हो रहा है। आइए अब हम लोग म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगराइजेशन और सेबी रेगुलेशंस को देखते हैं। सेबी ने 2017 में म्यूचुअल फंड स्कीम की कैटेगराइजेशन और रैशनलाइजेशन के लिए एक सर्कुलर इशू किया था। इसका मकसद था कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स को स्टैंडर्डाइज किया जा सके और स्कीम्स क्लियरली डिस्टिंक्ट हो एक दूसरे से, ताकि इन्वेस्टर्स आसानी से कंपेयर और इवेल्युएट कर सके। इस रेगुलेशन के तहत म्यूचुअल फंड को 5 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। हर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी है, जैसे इक्विटी स्कीम्स के अंदर 11 सब कैटेगरीज है।
ये स्कीम्स मेनली स्टॉक्स या शेयर्स पे इन्वेस्ट करती है। सेकेंड कैटेगरी था डेट स्कीम का। डेट स्कीम के अंदर 16 सब कैटेगरी है। ये स्कीम फिक्स्ड इनकम, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है। थर्ड कैटेगरी हाइब्रिड स्कीम्स का था। हाइब्रिड स्कीम के अंदर 6 सब कैटेगरी है। ये स्कीम्स इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करती है। फोर्थ कैटेगरी सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स की थी। इसके अंदर 2 सब कैटेगरी है। ये स्कीम्स स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, एजुकेशन के लिए डिजाइन की गई है। और फिफ्थ कैटेगरी अदर स्कीम्स की थी। इसके अंदर 2 सब कैटेगरी है। ये स्कीम कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एरिया या स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। इस स्टैंडर्डाइजेशन से इन्वेस्टर्स को स्कीम्स को इवेल्युएट करना आसान होता है और उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट गोल के अनुसार बेस्ट स्कीम्स को चुनने में मदद मिलती है। आइए अब इक्विटी स्कीम्स के जो 11 सब कैटेगरीज है उनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मल्टी कैप फंड को। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। सेबी के अकॉर्डिंग मल्टी कैप फंड को अपने टोटल एसेट का कम से कम 75% इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है। सेबी ने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी होगी उसको भी डिफाइन किया है। सेबी के अकॉर्डिंग लार्ज कैप कंपनी जो होगी फर्स्ट से लेके 100 कंपनी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग होगी उसको लार्ज कैप कहा जाएगा। मिड कैप कंपनी 101 से लेके 250 तक मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जो होगी उसको मिड कैप कहा जाएगा। स्मॉल कैप कंपनी 251 से लेके आगे की जो भी कंपनियां होगी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको स्मॉल कैप कहा जाएगा। आइए मार्केट कैप को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लार्ज कैप कंपनी फर्स्ट से 100 मतलब इंडिया की टॉप 100 कंपनी जो होगी मार्केट कैप के हिसाब से वो लार्ज कैप कहलाएगी। 101 से लेके 250 तक जो होगी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग उसको मिड कैप कहेंगे। और 251 से लेके आगे की जो भी कंपनियां होगी वो सब स्मॉल कैप के अंदर आएगी। मल्टी कैप फंड उसको 25% अपना टोटल एसेट का वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, 25% टोटल एसेट का मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है और 25% टोटल एसेट का स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है। आइए मल्टी कैप के बाद हम लोग सेकंड सब कैटेगरी देखते हैं लार्ज कैप फंड का। लार्ज कैप फंड ये भी एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। इस फंड को लार्ज कैप कंपनीज में मिनिमम 80% ऑफ टोटल एसेट इन्वेस्ट करने होते हैं। थर्ड सब कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप फंड का। यह ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स दोनों में इन्वेस्ट करती है। लार्ज एंड मिड कैप फंड को लार्ज कैप कंपनीज में अपने टोटल एसेट का 35% कम से कम इन्वेस्टमेंट करना होता है और मिड कैप कंपनीज में अपने टोटल एसेट का कम से कम 35% इन्वेस्टमेंट करना होता है। फोर्थ सब कैटेगरी है मिड कैप फंड का। एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो प्रीडोमिनेंटली मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। इस फंड को मिड कैप कंपनीज में मिनिमम 65% ऑफ टोटल एसेट इन्वेस्ट करने होते हैं। फिफ्थ सब कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड का। ये भी ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो प्रीडोमिनेंटली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। इस फंड को स्मॉल कैप कंपनीज में मिनिमम 65% अपने टोटल एसेट का इन्वेस्टमेंट करना होता है। सिक्स्थ सब कैटेगरी है डिविडेंड यील्ड फंड का। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो ज़्यादा डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। इस स्कीम को अपने टोटल एसेट का मिनिमम 65% डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना होता है। सेवेंथ सब कैटेगरी है वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड का। वैल्यू फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करती है। इसमें इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में मिनिमम 65% ऑफ टोटल एसेट इन्वेस्ट करने होते हैं। कॉन्ट्रा फंड ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। म्यूचुअल फंड्स, वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड इनमें से कोई एक ही ऑफर कर सकते हैं। ये सब 8 सब कैटेगरी देखते हैं फोकस फंड का। एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। स्कीम को यह स्पेसिफाई करना होता है कि वो किस कैटेगरी में फोकस कर रही है, जैसे मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप। इस स्कीम को अपने टोटल एसेट का मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करना होता है। 9th सब कैटेगरी है सेक्टोरल या थीमेटिक फंड का। सेक्टोरल फंड को ही थीमेटिक फंड कहा जाता है। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, जैसे बैंकिंग, पावर, फार्मा, आईटी। थीमेटिक फंड एक इन्वेस्टमेंट थीम के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर थीमेटिक फंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, स्टील, टेलीकॉम, पावर कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा।
इस स्कीम में मिनिमम 80% ऑफ टोटल एसेट को स्पेसिफिक सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करना होता है। 10th सब कैटेगरी देखते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम का, ELSS का। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो 3 साल का स्टैच्यूटरी लॉक इन पीरियड होता है और टैक्स बेनिफिट ऑफर करती है। इसमें मिनिमम 80% ऑफ टोटल एसेट को इक्विटी में इन्वेस्ट करना होता है। 11th सब कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड की। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकती है। इस स्कीम को अपने टोटल एसेट का मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना होता है। ये एक डायनेमिक फंड है जो मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को एडजस्ट कर सकती है। इक्विटी के बाद आइए कुछ डेट स्कीम्स के कुछ सब कैटेगरीज को देखते हैं। डेट स्कीम में टोटल 16 सब कैटेगरीज है। कुछ इंपॉर्टेंट सब कैटेगरीज को देखते हैं। सबसे पहले ओवरनाइट फंड को देखते हैं। ओवरनाइट फंड एक ओपन एंडेड डेट स्कीम है जो सिर्फ ओवरनाइट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, मतलब ऐसे सिक्योरिटीज जो एक दिन के लिए होती है। सेकेंड कैटेगरी है लिक्विड फंड की। यह भी एक ओपन एंडेड स्कीम है, लेकिन यह डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है जिसकी मैच्योरिटी 91 डे के अंदर होनी चाहिए। मतलब लिक्विड फंड ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेगी जिसकी मैच्योरिटी विद इन 91 डेज हो। थर्ड कैटेगरी देखते हैं अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की। यह एक ओपन एंडेड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट स्कीम है जो ऐसे डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करेगी जिनकी मैक्युलर ड्यूरेशन 3 से 6 महीने के बीच होती है। लो ड्यूरेशन फंड एक ओपन एंडेड लो ड्यूरेशन डेट स्कीम है जो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करती है जिनकी मैक्युलर ड्यूरेशन 6 महीने से 12 महीने के बीच में होती है। फिफ्थ कैटेगरी है मनी मार्केट फंड का। ये भी ओपन एंडेड डेट स्कीम है जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है जिसकी मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर होती है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ये भी एक ओपन एंडेड शॉर्ट टर्म डेट स्कीम है जो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है जिनकी मैक्युलर ड्यूरेशन 1 से 3 साल के बीच में होती है। मीडियम ड्यूरेशन फंड ये भी ओपन एंडेड मीडियम टर्म डेट स्कीम है जो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है जिनकी मैक्युलर ड्यूरेशन 3 से 4 साल के बीच होती है। पोर्टफोलियो का मैक्युलर ड्यूरेशन एडवर्स सिचुएशन में 1 से 4 साल के बीच भी हो सकता है। आइए अब लॉन्ग ड्यूरेशन फंड को देखते हैं। ये भी एक डेट स्कीम है जो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करती है जिसकी मैक्युलर ड्यूरेशन 7 साल से ज़्यादा होती है। डायनेमिक बॉन्ड ये एक ओपन एंडेड डेट स्कीम है जो अलग अलग ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी रखती है। 11th सब कैटेगरी है डेट स्कीम में कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की, जो कि एक ओपन एंडेड डेट स्कीम है जो प्राइमरीली AA रेटेड और उसके ऊपर रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है और उसके ऊपर रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होता है। क्रेडिट रिस्क फंड ये एक ओपन एंडेड डेट स्कीम है जो हाई रिस्क लोअर रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है। मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट AA रेटिंग और उसके नीचे रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होता है, लेकिन AA+ रेटेड बॉन्ड्स को एक्सक्लूड किया जाता है। 13th सब कैटेगरी है डेट स्कीम्स के अंदर बैंकिंग एंड PSU फंड का। यह एक ओपन एंडेड डेट स्कीम है जो प्राइमरीली बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिसे PSU कहा जाता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और म्युनिसिपल बॉन्ड्स के डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है। मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। आइए अब गिल्ड फंड को देखते हैं। गिल्ड फंड एक ओपन एंडेड डेट स्कीम है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अक्रॉस मैच्योरिटी इन्वेस्ट करती है। मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है। दूसरी सब कैटेगरी डेट स्कीम की गिल्ड फंड विद 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन। ये भी एक ओपन एंडेड डेट स्कीम है जो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है जिनकी कांस्टेंट मैच्योरिटी 10 इयर्स होती है। मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होती है जिनका मैक्युलर ड्यूरेशन 10 इयर्स के बराबर होता है। आइए फ्लोटर फंड्स को देखते हैं। ये एक ओपन एंडेड डेट स्कीम है जो प्राइमरीली फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है जिनमें फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट्स को स्वैप या डेरिवेटिव्स के थ्रू फ्लोटिंग रेट एक्सपोजर में कन्वर्ट किया जाता है। मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड देखते हैं। ये एक ओपन एंडेड मीडियम टर्म डेट स्कीम है जो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है जिसमें पोर्टफोलियो की मैक्युलर ड्यूरेशन 4 साल से लेकर 7 साल के बीच हो सकती है और एंटीसिपेटेड एडवर्स सिचुएशन में पोर्टफोलियो की मैक्युलर ड्यूरेशन 1 से लेकर 7 साल के बीच रखी जा सकती है। इक्विटी के सब कैटेगरीज देखने के बाद, डेट की सब कैटेगरीज देखने के बाद में अब हाइब्रिड स्कीम की सब कैटेगरीज को समझते हैं। हाइब्रिड में सबसे पहले हम लोग कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को देखते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड प्राइमरीली डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करती है। अपने टोटल एसेट का
75 to 90% जो इन्वेस्टमेंट है वो डेट में होता है और 10 से 25% अपने टोटल एसेट का इक्विटी में इन्वेस्ट करती है। हाइब्रिड स्कीम की दूसरी सब कैटेगरी है बैलेंस्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड फंड स्कीम का दूसरी सब कैटेगरी है बैलेंस्ड हाइब्रिड। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड एक ओपन एंडेड बैलेंस स्कीम है जो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है। अपने टोटल एसेट का 40 to 60% इक्विटी में और 40 to 60% डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है। इस स्कीम में आर्बिट्रेज अलाउड नहीं है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड यह एक ओपन एंडेड हाइब्रिड स्कीम है जो प्राइमरली इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है। टोटल एसेट का 65% से 80% तक इक्विटी में और 20 से 35% तक डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है। इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को या तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड या बैलेंस फंड ऑफर करने की परमिशन है। दोनों फंड ऑफर नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम लोग डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या बैलेंस एडवांटेज भी कहते हैं इसे, इस फंड को समझते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड ये भी ओपन एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है जिसमें इक्विटी और डेट में इन्वेस्टमेंट डायनेमिकली मैनेज किया जाता है। मल्टी एसेट एलोकेशन यह एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कम से कम 3 एसेट क्लास में इन्वेस्ट करती है और हर एक एसेट क्लास में मिनिमम 10% इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। फॉरेन सिक्योरिटीज को इस स्कीम में अलग एसेट क्लास नहीं मानी जाती है। आर्बिट्रेज फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करती है। टोटल एसेट का मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना होता है। इक्विटी सेविंग स्कीम ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि इक्विटी, आर्बिट्रेज और डेट में इन्वेस्ट करती है। अपने टोटल एसेट का मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना होता है और कम से कम 10% डेट में इन्वेस्टमेंट होता है। सीड में स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में हेज्ड और अनहेज्ड इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन मेंशन किया जाता है। साथ ही एसेट एलोकेशन के डिफेंसिव कंसिडरेशन भी सीड में डिस्क्लोज करना पड़ता है। आइए अब सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स को देखते हैं। सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स में ब्रॉडली 2 स्कीम्स है, रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रंस फंड। रिटायरमेंट फंड में जो लॉक इन पीरियड है वो 5 साल का है और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए इसमें कॉर्पस को एक्यूमुलेट किया जाता है। चिल्ड्रंस फंड भी लॉक इन पीरियड 5 साल का है या फिर चाइल्ड की मेजोरिटी एज जब तक अचीव नहीं हो जाती, इन दोनों में से जो पहले हो जाए तब तक के लिए उसके अंदर लॉक इन पीरियड रहता है। इसका पर्पज है कि चाइल्ड के फ्यूचर नीड्स और कॉर्पस बिल्ड करना। आइए अब अदर स्कीम्स को देखते हैं। अदर स्कीम्स में 2 कैटेगरी है, इंडेक्स फंड, ETF कहते हैं, या फिर फंड ऑफ फंड। इंडेक्स फंड ETF जो है वो एक ओपन एंडेड स्कीम्स है जो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को रेप्लिकेट या ट्रैक करती है। इनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट उस इंडेक्स के सिक्योरिटीज में 95% टोटल एसेट का होता है। जैसे कोई फार्मा इंडेक्स की ETF है या बैंकिंग की ETF है तो 95% टोटल एसेट उसी इंडेक्स के सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना होता है। फंड ऑफ फंड्स ये ओवरसीज फंड ऑफ फंड भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक फंड ऑफ फंड भी हो सकते हैं। ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम है जो अंडरलाइंग फंड में इन्वेस्ट करती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अंडरलाइंग फंड में 95% टोटल एसेट का होता है। हर कैटेगरी में एक ही स्कीम हो सकती है लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। अभी हम लोगों ने जितने भी स्कीम्स देखे हैं इक्विटी में, डेट में, हाइब्रिड में और जो सब कैटेगरीज हम लोगों ने भी देखा है, एक AMC एक कैटेगरी में एक ही स्कीम लॉन्च कर सकती है, बट उसके 3 एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन है कि ETF एक से ज़्यादा भी लॉन्च की जा सकती है। फंड ऑफ फंड डिफरेंट अंडरलाइन स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए एक्सेप्शंस है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज में लॉन्च की जा सकती है। सेक्टोरल फंड जिसे थीमेटिक फंड भी कहा जाता है, ये डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ थीम पे इन्वेस्ट करते हैं, इसमें एक से ज़्यादा कैटेगरी में AMC स्कीम लॉन्च कर सकती है। आइए कुछ और फंड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान FMP, ये क्लोज एंडेड डेट फंड होते हैं जहां इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन स्कीम की मैच्योरिटी के साथ अलाइंड होती है। AMC इस स्कीम को प्री आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट के आसपास स्ट्रक्चर करते हैं। पोस्ट NFO ये स्कीम नए पैसे एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए फंड मैनेजर की भूमिका बहुत लिमिटेड होती है। इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी मिलती है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की। कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड्स ये क्लोज एंडेड हाइब्रिड फंड्स होते हैं जहां प्रिंसिपल अमाउंट का एक हिस्सा डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि मैच्योरिटी तक प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर हो जाए। बाकी अमाउंट इक्विटी डेरिवेटिव में इन्वेस्ट किया जाता है हायर रिटर्न के लिए। ये फंड्स कैपिटल प्रोटेक्शन करती है। दूसरी कैटेगरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड की, IDF जिसे उठाया जाता है।
ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं जो कमर्शियल बैंक्स और एनबीएफसी स्पॉन्सर कर सकते हैं। आईडीएफ या तो एक ट्रस्ट के रूप में सेटअप हो सकता है। अगर वो ट्रस्ट के रूप में सेटअप किया गया तो इसका रेगुलेटर सेबी होता है, और अगर एक कंपनी के रूप में सेटअप किया गया तो इसका रेगुलेटर आरबीआई होता है। आईडीएफ म्यूचुअल फंड्स में प्राइमरली 90% से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। आइए रीट के बारे में डिस्कस करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रीट सेबी के साथ रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जो कमर्शियल रियल एस्टेट एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स इनिशियल ऑफर के थ्रू फंड्स रेज करते हैं और बाद में फॉलो ऑन ऑफर, राइट इशूज और इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए भी पैसे उठाते हैं। रीट के इनिशियल ऑफर में एसेट की वैल्यू कम से कम 500 करोड़ होनी चाहिए और मिनिमम ऑफर साइज 250 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट 50,000 रुपये का हुआ करता था, लेकिन अब ये 10 से 15,000 तक अभी कर दिया गया हुआ है। रीट के यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। रीट के बाद अब हम लोग इनविट को देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनविट भी सेबी के साथ रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। ये ट्रस्ट पब्लिक से इनिशियल ऑफर के जरिए फंड रेज करते हैं। इनिशियल ऑफर का साइज कम से कम 250 करोड़ रुपए से कम का नहीं होना चाहिए और प्रपोज्ड एसेट की वैल्यू 500 करोड़ से कम की नहीं होनी चाहिए। पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन साइज 1 लाख रुपीस का था, लेकिन अब ये भी 10,000 से 15,000 तक कम कर दिया गया हुआ है। इनविट के यूनिट्स भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं और ट्रेडेड लॉट भी एक यूनिट का होता है। आइए कुछ म्यूचुअल फंड्स के न्यू टाइप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे स्मार्ट बीटा फंड। ये फंड इंडेक्स या ईटीएफ का एक्सटेंशन होते हैं, लेकिन ये पोर्टफोलियो के एक्सपोजर को ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज के जरिए चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक फंड किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है तो उसका एक्सपोजर भी उस इंडेक्स जैसा ही होगा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन पर बेस्ड होता है। स्मार्ट बीटा फंड्स मार्केट कैप पर कम रिलाई करते हैं और इक्वल वेटेज या एडिशनल पैरामीटर्स पर एक्सपोजर बेस करते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिटर्न्स इंप्रूव करना, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना और रिस्क को कम करना। दूसरे न्यू टाइप के फंड है क्वांट फंड्स। क्वांट फंड्स डेटा एनालिसिस और नंबर्स पर रिलाई करते हैं, जो ज़्यादातर मशीन्स के जरिए किया जाता है ताकि पोर्टफोलियो में सिक्योरिटी सिलेक्ट किया जा सके। ये फंड्स प्री डिटरमाइंड मॉडल्स के थ्रू काम करते हैं जो पास्ट डेटा के एनालिसिस पर बनाए जाते हैं। मॉडल्स नया डेटा एनालाइज करके होल्डिंग को सिलेक्ट करता है और बाइंग सेलिंग डिसीजन लेता है। इस तरह ये फंड्स ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को एलिमिनेट करते हैं। आइए अभी इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। इंडिया में म्यूचुअल फंड ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दी है, इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में भी और लोगों के दिमाग में भी। इंडिया में म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट में ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई है। जो जून 2013 में 8.46 लाख करोड़ था, वो अब बढ़ के जून 2023 तक 45 लाख करोड़ तक का हो गया हुआ है। मतलब पिछले 10 सालों में अगर इसे CAGR बेसिस पे ग्रोथ देखा जाए तो 18.13% का ग्रोथ है। नंबर ऑफ फोलियोज की बात करें तो उसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2010 में जो नंबर 4.8 करोड़ था, अब ये बढ़कर जून 2023 तक 15 करोड़ तक हो चुका हुआ है। म्यूचुअल फंड्स का शेयर ओवरऑल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी बढ़ा है। जो मार्च 2016 में 10% था, अब वो बढ़कर 14% तक पहुंच गया है। और इसी पीरियड में बैंक डिपॉजिट्स का अगर शेयर देखें ओवरऑल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में, तो ये 71% से गिरकर 65% पे आ गया है। इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ दुनिया के कंपैरिजन में भी ज़बरदस्त रही है। जहां इसका शेयर 2008 में 0.33% था, अब वो बढ़कर 2018 में 0.60% हो गया हुआ है। अब SIP अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। अप्रैल 2016 में टोटल SIP अकाउंट 1 करोड़ के पार चला गया था और अब 30 जून 2023 तक का जो डेटा अवेलेबल है उसमें SIP अकाउंट 6.65 करोड़ तक पहुंच गया हुआ है। तो दोस्तों, यह था हमारा डिटेल डिस्कशन म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नॉलेज सबसे बड़ा एसेट है और हम हैं यहाँ आपकी फाइनेंशियल जर्नी को आसान और समझदार बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली, स्टे इन्फॉर्म्ड और अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।